बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जो कि पिंडी में आगाज़ होना है, 24 अक्टूबर से उसका आगाज़ होना है। उस हवाले से पिंडी की विकेट जो है, जिस पर एक टैग लगा दिया गया था कि ये बैटर्स के लिए हेवन है, फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पर बॉलर्स को कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन पीसीबी मैनेजमेंट जो है क्यूरेटर के साथ मिलकर इस विकेट को भी इसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है। कुछ फुटेजेस हमारे सामने आई हैं जहां पर फैंस लगे हैं, हीटर लगे हुए, विकेट को तैयार किया जा रहा है, स्पिन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। मुल्तान दूसरा टेस्ट देखने के बाद जो है ना, अब सारा का सारा जो इन्हिसार है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो स्पिनर्स पर कर रही है और इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके आगे चलें। हमारे साथ मौजूद होंगे जी साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब, इसके अलावा राजा असद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, MSI ने स्टूडियो में ज्वाइन की है, और सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। अहमद साहब, आपसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मीनवाइल हमें अजहर खान साहब और राजा साहब ज्वाइन कर लेंगे। अभी ये जो हमने कुछ फुटेजेस देखी हैं, क्या लगता है कि उस एक जीत के सहारे, उसी को बेस बना के अब आगे सारी क्रिकेट चेंज करने जा रहे हैं और अब स्पिन डोमिनेंट क्रिकेट हम खेलेंगे? पहले तो लैंड ऑफ पेसर्स हमें कहा जाता। देखिए, इट्स नॉट अबाउट प्लेइंग स्पिन डोमिनेंट क्रिकेट या पिच चेंज करने की बात मेरे ख्याल है सच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि अपनी होम कंडीशंस को किस तरह से अपने एडवांटेज में बदलना है। जिस तरह से दुनिया में प्रैक्टिस रही है टेस्ट क्रिकेट में, हर टीम ऐसा किया करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पाकिस्तान ने पहले एक टेस्ट साइड खिलाने को, अब एक फास्ट बॉलिंग हैवी पेस अटैक खिलाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए पाकिस्तान की टीम को। फिर एक फार्मूला हाथ आया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पिनर्स के साथ अगर जाएगी तो पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज रहेगा इंग्लैंड के अगेंस्ट। इसमें एक बात ये याद रखें कि अगर यहाँ पर कोई एशियन साइड होती, कोई इंडिया की टीम आई होती, श्रीलंका की टीम आई होती, बांग्लादेश की टीम आई होती, तो फिर यकीनन आपको अपने टैक्टिक्स बदलने पड़ते क्योंकि वो स्पिन खेलने में हाँ। इंग्लैंड की टीम इसलिए भी हमें यहाँ पर सूटेबल लगता है पिंडी के विकेट को स्पिनिंग ट्रैक बनाना कि सामने जो ओपोनेंट है वो इंग्लैंड की टीम है और वो हमेशा हिस्टोरिकली जो है वो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। सवाल बताइए है कि क्या एक ऐसी पिच तैयार की जा सकती है जो छठे दिन की पिच के तौर पर हमारे काम आए? क्योंकि रावलपिंडी की जिस तरह की पिच है, आपने देखा कि मुल्तान की पिच भी एक पूरा टेस्ट मैच होने के बाद उसने फिर अपना वो वाला रवैया अख्तियार किया जहां पर उसने स्पिनर्स को हेल्प की। तो पीसीबी इस वक्त कोशिश तो कर रहा है, वहां पर फैंस भी लगाए गए हैं, हीटर्स भी लगाए गए हैं, तरह तरह के टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो उनसे बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक ऐसा ट्रैक बनाना चाहते हैं कि जहां पर नुमान अली और साजिद खान दोबारा से पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखें। तो यह मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट यूजिंग योर होम कंडीशन और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी। अजहर खान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह करम जी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर साहब, विकेट हमने देखी, मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच हम जीत के, स्पिन फ्रेंडली विकेट वहां पर बनाएगी, एक ही विकेट को यूज किया गया। अब पिंडी का विकेट जो अमूमी तौर पर अरसा दराज से जब से हमने वो संभाला, यही देखा है कि वो बैटिंग हेवन विकेट रहा है, एक फ्लैट सरफेस उसे कहा जाता है। अब थोड़ी सी उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है। हमने कुछ फुटेजेस भी देखेंगे, फैंस लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए, उसको ड्राई करने एज मच एज दे कैन, वो ड्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन उस पर कवर भी नहीं डाल रहे। तो क्या समझते हैं ये टेक्निक ठीक है इंग्लिश बैटर्स को काबू करने के लिए? अगर उस साइड की जितनी भी टीम्स हैं जो उस तरह से अच्छा फ्रेंड नहीं खेल सकती स्पिनर्स को, उनके अगेंस्ट इस तरह की स्ट्रेटेजी आप समझते हैं ठीक रहेगी? देखिए जी, ये चीज जो है ना, हमें बड़ी देर के बाद समझ में आई कि हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट और स्ट्रेंथ हमारी क्या है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया पिच के बारे में, तो अगर मुल्तान की पिच से कंपैरिजन करें तो मुल्तान में तो ऑलरेडी 5 दिन का मैच हुआ, उसके बाद 4 दिन का और मैच हुआ, इसमें 9 दिन इस पिच पर मैच जो होता रहा और जो बीच में वक्फा आया था उसमें उन्होंने उसको और ड्राई करने के लिए ना हीटर और जो फैंस हैं उनका इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन कमेटी है या जो भी कैप्टन वगैरह हैं और कोचेज हैं, उन्होंने बड़ी देर के बाद इस चीज पर इस्तेमाल किया कि हमें अगर मैच जीतना है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है और परफॉर्म करना है, तो हमें अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स पर जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को बड़ी देर के बाद ये चीज समझ आई कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारा स्पिन बॉलर है। मुझे याद है मुदस्सिर नजर साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने भी इस बात को बड़ा बारीक बीनी के साथ किया कि जब तक हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर नहीं इन गोरों के साथ खेलेंगे, वी वोंट बी एबल टू विन एनी मैच। और आप देखें कि अब पहले मैच हारने के बाद, इनिंग्स के साथ हारने के बाद, जब आपने ये फील किया कि हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट कौन सा है, हमने किस पिच पर खेलना है और हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, हालांकि ये तीनों स्पिनर्स जो आपके हैं
ये फिटनेस लेवल पर बाहर हो गए हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। वापस भेज दिया था। Exactly. तो जब उनकी कम बैक हुई है तो क्यों फिर दोबारा उनको कंसिडर किया? इसलिए कि दो जो आपके स्पिनर्स जिन्होंने 20 विकेट ली है ना, दे आर फिंगर स्पिनर्स, दे आर नॉट रिस्ट स्पिनर्स। और फिंगर स्पिनर्स ने उस पिच पर आकर बॉल को मारा है और उसकी वजह से उनको ना परचेज मिला है, स्पिन मिला है, अनइवन बाउंस मिला है। और गोरे जो है ना, मुझे हमजा उनकी समझ नहीं आती कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो वही वाली है जो वो इंग्लैंड में भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड में भी खेलते हैं। भाई मेरे, यहाँ पर अगर आपने पहला टेस्ट मैच जीता है तो आपको उस पिच का अंदाजा है जिस पर आप 5 दिन खेले। अब जब सेकंड टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो उनको इस चीज का बिल्कुल इल्म था कि ये पिच ब्रेक देगी, ये अनइवन बाउंस होगा, और इसमें और फिर पाकिस्तान की किस्मत है कि हम टॉस जीत गए और उस टॉस से हमने जो बेस्ट पॉसिबल टाइम जो जीता था ना, उस पर गुजारा। और आप ये है कि अगर उसी स्ट्रेटेजी के साथ, आप उसी गेम प्लान के साथ, उसी थिंक टैंक के साथ अगर आप पिंडी के पिच पर जाते हैं तो देयर आर वेरी वेरी ब्राइट चांसेस के पाकिस्तान कैन परफॉर्म बेटर, यू नो, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही। जी अहमद साहब। अच्छा, इसमें इंग्लैंड की अगर स्पिन वल्नरेबिलिटी की बात करें तो इंग्लैंड के सबसे जो प्रोमिनेंट इस वक्त बैट्समैन है वो रूट हैं यकीनन। और जो रूट के अगर हम नंबर्स के बारे में देखें तो जब से बेसबॉल क्रिकेट स्टार्ट हुई है उस वक्त से जो रूट को अगर स्पिन के अगेंस्ट देखें तो गो के उनका स्ट्राइक रेट उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो कम हो गई है। और बेसबॉल के आने के बाद जो रूट स्पिन के अगेंस्ट हर 42 बॉल्स के बाद वो आउट होते हैं, जो कि इससे पहले 132 बॉल्स थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी तब्दीली आई है बेसबॉल के आने के बाद और कितने वल्नरेबल हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी स्पिन के अगेंस्ट। ठीक है। अच्छा अजहर खान साहब, अब चूंकि विकेट को दोबारा से स्पिन फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है तो फिर इस मामले में आप समझते हैं टॉस भी मैटर करेगा? जी बिल्कुल मैटर करेगा। लेकिन जब आप टॉस जीतते हैं और आप पहला खेलने का जो है ना वो चांस लेते हैं, तो जो टॉप अगर हार्ड नहीं है ना तो वो फिर ब्रेक करना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने जो अभी फुटेजेस दिखाए हैं उससे पता चलता है कि जो पिच है उसके ऊपर लगा दिए गए हैं, फैंस लगा दिए ताकि टॉप हार्ड ना हो। जब टॉप हार्ड नहीं ना होगा तो जो टीम टॉस जीतेगी उसको एडवांटेज होगा। हाँ, आपकी मैं बिल्कुल बात ये समझता हूँ कि जो इंग्लैंड की जो सोच है ना वो चेंज नहीं होती। आप देखें कि उनके जितने भी खिलाड़ी आउट हुए हैं उन्होंने कौन कौन से स्ट्रोक्स खेले हैं। और वो जब भी डिफेंस करने जाते हैं ना तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो यही है कि जी स्विच हिटिंग करो, रिवर्स स्वीप खेलो, निकल कर मारो, यू नो, बैकफुट पर जाके पंच करो मिडिल विकेट के ऊपर। तो ये चीजें जो है ना गोरों के लिए ऑक्यूपेशन ऑफ फ्रीज अंडर दी सर्कमस्टेंसेस के जो दो फिंगर स्पिनर्स है ना आपके नुमान और साजिद, उनमें एबिलिटी है कि वो बॉल को आप जब तक रेवोल्यूशन बॉल पर नहीं ना होगा आपको परचेज नहीं मिलेगा। अब ये दोनों जो है ना ये आकर मारते भी हैं, छोड़ के भी करते हैं, तो इससे इनको फायदा यही होगा कि ये इंग्लैंड के माइंड सेट को ना डिस्टर्ब किया हुआ है। वो जब डिफेंस करने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं, जब हिट मारने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि बॉल कितना टर्न होगा, कितना बाउंस होगा और उसमें कितना परचेज होगा। तो एज ए क्रिकेटर आई फील इट कि ये वेरी फाइन स्ट्रेटजी फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। और हम वी कुड बी इन अ पोजीशन यू नो टू विन दिस सीरीज 2-1 प्रोवाइडेड कि टॉस जो है ना दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है जी अहमद साहब। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि मुल्तान की पिच तो इतना ज़्यादा टर्न दे रही थी कि उसमें पाकिस्तान ने 3 स्पिनर खिलाने का रिस्क भी ले लिया, तो हो सकता है कि मुल्तान पिंडी की पिच जो है वो इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा चेंज ना हो कि वहाँ पर आपको 3 स्पिनर के साथ जाना पड़े। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर 2 सीमर्स भी रखने पड़े। आपको याद होगा कि पिछले टेस्ट मैच में हम 1 सीमर के साथ गए थे। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौमी टीम किस तरह कॉम्बिनेशन भी लेकर जाती है टॉस के साथ, ये भी यकीन इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा अजहर खान साहब, ये तब्दीलियों की चूंकि बात कर रहे हैं अहमद सईद भी, तो आपके नज़दीक क्या लगता है बैटिंग पे अगर बात की जाए तो साइम अयूब को मजीद मौके ऑन मेरिट मिलने चाहिए या फिर कोई डिजर्विंग प्लेयर आपकी नज़र में है जो बेंच पे बैठा हुआ है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा? इसी में सर ये भी ऐड कर लें कि अब्दुल्ला शफीक का क्या मसला नजर आ रहा है, वो मुस्तकिल जो है वो एक ही तरह का शॉट मार के आउट हो जा रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला शफीक का जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे ये नजर आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस के उसने सेंचुरी की है पहले टेस्ट मैच में। जब आप सेंचुरी करते हैं ना
तो आपका माइंडसेट जो है बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। एंड देन आपने एक ऐसी बॉल के अगेंस्ट जो कि बड़ी मतलब है कि उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे थे, बट फॉर दैट मैटर आप मुझे ये बताएं, जब ये पाकिस्तान की टीम की बैटिंग जो है वो अगर 100 के बाद आप 3 इनिंग्स या 2 इनिंग्स आप खेल जाते हैं ना, तो आपके माइंड को ना वो डिस्टर्ब करता है। फिर आप यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि यार मैंने 100 अगर इनके खिलाफ किया तो व्हाई नॉट आई एक्सप्रेस माई सेल्फ अगेन एंड स्कोर मेनी रन्स। तो यही मेरे पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी जो है ना उसका फुकदान है। और अगर हमारे ये टॉप प्लेयर्स जो हैं जिसमें शान मसूद इज आल्सो वन ऑफ देम, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की आती है एज ए कैप्टन, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और अगर वो रन नहीं करते तो ये प्रेशर बिल्ड करता जाएगा। आप हमेशा अब सलमान अली आगा पर बैंक नहीं करेंगे कि वो आके नंबर 7 या 8 पर आके वो 70-70 की जो पार्टनरशिप वो दे और 60-70 रन करे, और उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वाइटल था पाकिस्तान की टीम के लिए। तो मेरा अपना नजरिया है कि पाकिस्तान को ना अपने स्ट्रॉन्गर जो पॉइंट है ना उस पर खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक वापस आएंगे तो इमर्जिंग एशिया कप पर थोड़ी सी बात होगी। पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच ओमान के अगेंस्ट 74 रन से जीत लिया है। इंडिया वाले मैच में क्या मामला बने वो फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब से पूछेंगे क्योंकि वहां पर वो मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमने पिंडी विकेट की बात की जहां पर कोशिश की जा रही कि उसे स्पिन फ्रेंडली विकेट बना दिया जाए। चूंकि मुल्तान के दूसरे टेस्ट का जो रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आया, कोशिश कर रहे हैं कि जो पिंडी की विकेट है जो कि हमेशा से जब से बना है मेरा ख्याल तब से वो बैटर फ्रेंडली विकेट रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही कि उस पर भी थोड़ी सी जान डाली जाए, थोड़ा सा ट्राई किया जाए ताकि हमारे ये जो 3 स्पिनर हैं इनको मदद मिल सके। इस पर हमने बात की। दूसरी जी, इमर्जिंग एशिया कप के वास्ते से पाकिस्तान ने आज अपना दूसरा मैच खेला। पहला मैच इंडिया के खिलाफ हम करीब जाकर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 7 रन से वो मैच हार गए, लेकिन आज का मैच अगेंस्ट ओमान था वो हमने जीत लिया। इसके अलावा यूए के साथ मैच है, तो ये जो 2 मैचेस हैं ये हमारी जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर कर देंगे। हम सेमीफाइनल के लिए कंफर्म होते दिखाई दे रहे हैं। अभी ओमान वाले मैच पे बात कर लीजिए। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। मीनवाइल सलमान भट्ट भी में ज्वाइन कर लेंगे। 185 रन खान साहब बनाए, 5 खिलाड़ी आउट है, 74 रन से पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया है। भट्ट साहब लाइन पे? अच्छा, सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बिलाखिर पहली फतह मिल गई, 185 रन अगेंस्ट ओमान, 74 रन से ये मैच जीत लिया। पहले जरा इस पे बता दें कि क्या खोया क्या पाया, फिर हमने इंडिया वाले मैच पे तो डेफिनेटली आपसे बहुत से कमेंट्स लेने हैं। देखिए, इनिशियली तो आपको रजिस्टर करना था पॉइंट्स टेबल पे, अपनी पोजीशन को रजिस्टर करना था, उसके लिए जीत जरूरी थी। और आखिर में पाकिस्तान जिस तरह जीता है 74 रन के मार्जिन से, तो ये एक बड़ी विक्ट्री है। T20 फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी टेबल के ऊपर आ गया है नेट रन रेट को लेके। तो वो जो इनिशियल आपको फिक्र लाहक होती है, जाहिर आप इंडिया से मैच हारे तो अगले 2 या आपको जीतने चाहिए, क्योंकि ऐसे इस तरह की लीग स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 टीमें 1-2 मैच जीती हो तो फिर नेट रन रेट पर बात आती है। तो उस हवाले से ये जीत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इस तरह जीतना इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो कि आज भी पाकिस्तान का जो स्टार्ट था वो थोड़ा शेकी था, 2 विकेट्स गिरे, अच्छे शॉट्स नहीं मारे उन्होंने दोनों ओपनर्स ने, लेकिन बाद में जिस तरह कासिम अकरम ने बैटिंग की, उसके साथ हमने देखा कि जिस तरह रोहेल नजीर और अरफात मिन्हाज ने खत्म किया, वो चीजें बड़ी इनकरेजिंग थी। अच्छा भट्ट साहब, चले इस पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो अगेंस्ट इंडिया था ना, वहां पर एक मौका ऐसा आया, हमने देखा कि पाकिस्तान जीतता हुआ दिखाई दे रहा था, पाकिस्तान जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, अचानक से फिर ऐसा हुआ कि उनकी एक तो फील्डिंग बहुत आउट क्लास हो गई, डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स ने क्या नपीतुली बॉलिंग की और प्लान को एग्जीक्यूट किया। आपके नजदीक कहां पर पाकिस्तान जो है वो चौक कर गया, कहां पर इनसे गलती हो गई, सही तरह से जज नहीं कर पाए? आई थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर कंपेयर किया जाए ना, तो गेम अवेयरनेस का बड़ा फर्क है। गेम को जल्दी से रीड करने का, ऑन स्पॉट डिसीजन लेने का बड़ा फर्क है। अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो अंशुल की, जिसने आखिरी ओवर किया और मैन ऑफ द मैच था, उसने बोला कि जैसे ही हमने अब्दुल समद को 2 ओवर बैटिंग करते देखा तो हमने पिक किया कि ये लेंथ को बहुत अच्छी हिट मार दी, तो हमने साथ ही एंगल चेंज करके उनको फुल बॉलिंग शुरू कर दी। पहले 6 बॉलों में उन्होंने 21 रन बनाए और अगली 14 बॉलों में उन्होंने 9 रन बनाए। तो जो उनकी ऑन फील्ड एडजस्टमेंट थी ना प्लेयर्स की, जो उनकी गेम रीडिंग थी, वो शानदार थी। और जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, मैंने कभी भी इंडिया की किसी टीम को इतना एथलेटिक नहीं देखा। यानी कि इतनी तेज वो ग्राउंड कवरिंग, जिस तरह की लड़कों ने डाइव्स मारी हैं, जो रमनदीप सिंह ने कैच किया है,
मैच चेंजिंग कैच था वो। उस वक्त यासिर बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो आई थिंक इंडिया ने अपनी फिटनेस की बात बहुत रेज की है। गेम अवेयरनेस उनकी शुरू से सुपीरियर है, क्योंकि वो बच्चों को 3-3 दिन का मैच खिलाते हैं। और इसी की वजह से, हालांकि पाकिस्तान के जो स्किल लेवल्स हैं या जो टैलेंट वाइज है वो कम नहीं है, उनका तो एक भी बॉलर तेज बॉलर नहीं था, सारे मीडियम थे जी। लेकिन उन्होंने जो लाइन लेंथ एग्जीक्यूशन जो की हैं वो हमारे बॉलर से बहुत बेहतर की हैं। हमारे बॉलर उनसे तेज जरूर थे लेकिन हर तरफ बॉलिंग कर रहे थे, जबकि इंडियंस जो थे वो अपनी फील्ड की तरफ बॉलिंग कर रहे थे। जी अहमद साहब। अच्छा भाट साहब, मैच के दौरान एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो जो अरफात मिन्हास का नो बॉल पर आउट दिया गया, तो क्या वो मौजूदा रूल्स के मुताबिक नो बॉल नहीं दिया जाना चाहिए था? देखिए ये टच एंड गो है, डिबेटेबल पॉइंट है। मेरा भी अपना ये ख्याल था कि शायद इसको नो बॉल दे दें, लेकिन देन नोइंग फॉर अ फैक्ट कि ये इस तरह का मैच है कि यहाँ पर अंपायर जो है वो अपने ऊपर कोई चीज लेते नहीं है, तो ये बड़ा कह ले कि एक होता है कि आपका पाँव लैंड कहाँ पर किया और ड्रैग होकर कितना आगे गया। जो पिक्चर है वो एंड की है, ठीक है ना। हालांकि इसमें मूवमेंट मैटर करती है, बिकॉज अगर आप लाइन से पीछे ड्रैग, आपका पाँव लग गया है और उसके बाद ड्रैग होकर पूरी लाइन भी क्रॉस कर ली तो वो नो बॉल नहीं होता। अच्छा, यूजली बट साहब अभी जो रूल में अमेंडमेंट हुई है उसमें लैंड होने का टाइम देखते हैं, वो पोजीशन देखते हैं, या फिर जब बॉल डिलीवर हो जाए उस प्लेसमेंट को देखते हैं? नहीं, लैंड होने का टाइम देखा जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम सारे मिलके एक नो बॉल के पीछे पड़ जाएं, जो हमारे पास ढेरों अपॉर्चुनिटी थी ये मैच जीतने की, जो हमारे हाथ में। यानी कि आप मोहम्मद हारिस की शॉट देखें पहले मैच में और आज के मैच में, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना वो सिचुएशन को देखते हैं, और बस वो तो ऐसे लगता है कि जैसे मनमौजी आदमी है, जो दिल किया वो आके कर दिया और उसके बाद एक स्माइल दे ली। इतना कैजुअल एटीट्यूड है। फिर जमान खान सबको पता है कि वो डेथ बॉलर है, आपने उन्हें नए बॉल से दायरे के अंदर 2 ओवर करा दिए और आपने अरफात मिन्हास को ओवर कराया, उसने विकेट लेके दी, 4 रन दिए, आपने दोबारा उसे ओवर नहीं कराया, ओवर ही नहीं दिया। उसके बाद फिर अब्दुल समद आए, उन्होंने मैच बना दिया। जब वो मार रहे हिट हैं तो अरफात ने 3-4 डॉट बॉलें खेली और गलत शॉट मार के आउट हो गए। इसी तरह कासिम अकरम आए, सेट हुए, वो गलत शॉट मार के आउट हो गए। तो हमारा जो टाइम है ना कि प्लेयर ने कब अटैक करना है और कब समझदारी दिखानी है, हमें वो चीजें सीखनी है। अगर आपने कल रात का मैच देखा हो तो अफगानिस्तान के सदीकुल्लाह ने परफेक्ट एग्जांपल पेश किया। उसके सामने भी विकेटें गिरी थी, उसने भी हाई टोटल चेज करना था, वो हिट भी मारता था और रन उसने दुक्के और सिंगलें भी बड़ी कमाल की। तो उसने दिखाया है कि एक प्योर बैट्समैन ऑन हिज ओन मैच कैसे जीतता है। हमारे लड़के जब बैटिंग करने जाते हैं 2-4 अच्छे हिट मारते हैं और बॉडी लैंग्वेज उनकी तब्दील हो जाती है और उनको ये नहीं समझ आती कि अब जो सामने से अगर विकेट गिर गया या कोई अच्छा ओवर चल रहा है तो आपने वो टाइम को मैनेज कैसे करना है। अगर अच्छा स्पेल चल रहा है तो गैप्स में खेल के 2-2 लेने हैं और उस पोजीशन पे ला के ऑपोजिशन को पकड़ना है जहां पर वो फंसे। हम क्या करते हैं, गलत मोमेंट पे शॉट मारते हैं और उसके बाद अपनी ही गलतियों की वजह से फंस जाते हैं। ठीक है भट्ट साहब, हमारे साथ अजहर खान साहब भी मौजूद हैं। खान साहब से पूछ लें, अजहर साहब जिस तरह से भी आपने गुफ्तगू सुनी सलमान भट्ट साहब की, हम मोहम्मद हारिस की कप्तानी पर भी बात कर रहे हैं कि उनमें वो कप्तानी वाले गट्स दिखाई नहीं दिए। आपके नज़दीक क्या लगता है इंडिया वाले मैच में कहाँ पर चूक हो गई, कहाँ पर गलती, कप्तानी की गलती? आज वाले मैच में हम देखा, पहले वाले मैच में हम देखा कि अरफात से एक ही ओवर करवा लिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अभी जो सलमान भट्ट ने बात की ना कि क्रिकेटिंग अवेयरनेस एंड क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और ये चीज जो है ना वो आपको आया हुई इस मैच में कि प्रेशर जब आपके ऊपर आता है ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का और आपके माइंडसेट का इम्तिहान होता है कि आप किस तरह सिचुएशन को हैंडल करते हैं जी। और मेरा ख्याल है कि यही फर्क था कि हालांकि पाकिस्तान वाज वेरी लेट टू विन दैट मैच, 7 या 8 रन से ये हारे हैं, बट एट द मोमेंट अगर आप 1 रन से भी अगर आप मैच जीतते हैं ना तो वो स्कोर बुक पर वो हार ही आती है, वो कभी जीत में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो आई थिंक कि हमारी जो फर्क महसूस हो रहा है ना जो हमें, वो ग्रासरूट लेवल पर हमारा जो परफॉर्मेंस है ना, 2004 और 2006 में हम सिर्फ वर्ल्ड कप जीते हुए हैं अंडर-19 का, तो आप देख लें कि कितना अच्छा बीत गया इस चीज को। ऑलमोस्ट 18 से 20 साल हो गए हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू विन अ मैच। हम फाइनल खेले हैं न्यूजीलैंड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट वी लॉस्ट दैट गेम, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद था और मैंने देखा है वो भी क्रिकेटिंग अवेयरनेस जो थी ना
वो उसकी वजह से हम हारे। तो अगर हम इस लेवल पर जो कि अंडर 19 का लेवल है, अगर हम प्लेयर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, इनके माइंड सेट को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, इनको नहीं पता होगा कि प्रेशर जब बिल्ड होता है तो उसमें से किस तरह हमने बाहर निकलना है। तो ये भट्ट साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि देखिए जब आप कोई चौका मार लेते हैं या आप एक ओवर में 10 या 12 ले लेते हैं तो यू शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटिंग द सेम एटीट्यूड इन द नेक्स्ट ओवर। तो हो सकता है आपको 2 अच्छे बॉल हो जाए, आप उसको कन्वर्ट करें 1 और 2 में और आप अपने स्ट्राइक को रोटेट करें। That is very very important at the under 19 level. Exactly. अच्छा सलमान भट्ट साहब, वैसे ओमान की कंडीशंस किस तरह की हैं, किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं? देखिए ओमान की जो कंडीशन है ना, ये बड़ी शानदार क्रिकेट कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे हल्का फुल्का टर्न भी देखने को मिल रहा है, पिच में पेस और बाउंस भी है, बड़ा शॉट भी लगता है यहाँ पर, बॉल नीचे नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है और कंसेक्यूटिव मैचेस हो रहे हैं। तो जाहिर है टूर्नामेंट में आप पिचों को एक हद तक पानी लगा सकते हैं, और इससे होगा क्या, कम पानी लगाने से थोड़ी ड्राइनेस बढ़ती है इतनी हीट में, थोड़ा सा पिचेस अलोंग द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ी स्लो होती हैं। जब आप देखेंगे कि एक दिन का गैप आएगा, एक दिन का रेस्ट मिलेगा, अगले दिन की पिच फिर अच्छी हो जाएगी। तो ये चीजें रीड करनी होती है। जैसे आज सुबह का जो मैच था, श्रीलंका ने एक स्पिनर ऐड कर लिया, एक फास्ट बॉलर कम कर लिया था क्योंकि पिचेस ड्राई हो रही थी। तो लोग एडजस्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, हमारे पास 2 लड़के ऐसे हैं जो 140 से ऊपर बॉल कर सकते थे, धानी और अहमद दानियाल। हमने उन दोनों को मैच नहीं खिलाया, और हम मीडियम पेसर्स के साथ जो है ये मैच खेले, जिसमें आपका जमान खान भी था और जिसमें आपका मोहम्मद इमरान भी था। ये कोई रूल थोड़ी है क्रिकेट का कि एक लेफ्ट आर्म आपने खिलाना है। आप अपनी बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस को खिलाएं। रात को बॉल थोड़ा ज्यादा स्किड करता है, थोड़ी ऑफ भी आती है, एंड इट इज ऑलवेज गुड टू प्ले अ जेन्युइन फास्ट बॉलर इफ यू हैव वन। और स्पेशली वो जो फॉर्म में हो, अहमद दानियाल अभी परफॉर्म करके आ रहा है, 70-80 स्कोर की इनिंग खेली है उसने चैंपियंस कप में। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम फॉर्म को प्लेयर्स की यूटिलाइज क्यों नहीं करते। पहले हम कामरान गुलाम को जाया करते रहे, अब हमने अहमद दानियाल को नहीं खिलाया, हम उस्मान खान को इधर नहीं लेकर आए, हम आकिफ को इधर नहीं लेकर आए, हम जहांदाद को इधर नहीं लेकर आए। वो लड़के वो हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान की जर्सी में कोई मैच नहीं खेला हुआ, उनको आप सीधा उठा कर ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं। और ये पेस एंड बाउंस वाली जो कंडीशन है, क्यों नहीं आपने यहाँ पे 3 तो सारे मैच है, और अगर फाइनल सेमीफाइनल खेलते हैं तो टोटल 5 मैच है 15 दिन में, तो खिला के उनको ऑस्ट्रेलिया भेज देना। बिल्कुल। और सब ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मोहम्मद हारिस का भी नाम आ रहा है कि उनको भी टीम में शामिल करेंगे। तो उनके ये स्कोर मेरे सामने है 3-6, 30, 19, 6, 3, 15, 32। इनको किस परफॉर्मेंस की बेस पे लेके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया? देखिए ये तो जो टीम बना रहे हैं वही इसके जवाब में होंगे, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। मेरे लिए तो ये मजीद हैरानकुन चीजें होती जा रही हैं, यानी कि आप वहाँ से बेस्ट परफॉर्मर्स को, इनफॉर्म प्लेयर्स को आप इग्नोर करिए जाए, और आप सिर्फ वो जो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट है कि इसको हमने यहाँ खिलाना है, इसको हमने यहाँ खिलाना है, आप उसके बेसिस पे जा रहे हैं, चाहे फॉर्म हो या ना हो। तो यहाँ पर ही आउट ऑफ शॉट्स लग रहे हैं, और उन्हें कोई आउट ना करे वो खुद ही काफी है अपने लिए। वो इस तरह के शॉट्स मारते हैं जो उस वक्त ना जरूरत होती है और ना बॉल उस काम के लिए। अगर उस बॉल को वो करेक्ट खेलते तो टांग पे बॉल था, शायद वो फ्लिक पे या स्क्वायर लेग पे चौका हो जाता, जिसको उन्होंने हट के इंडिया के खिलाफ अपनी स्टंप गवाई है। और आज भी जो है वो थोड़ा स्लो, जब आपके ऐसे बॉलर आते हैं ना जो 120 पे, कह लें कि रियाजर भाई को पता है हमारी क्रिकेट की जो स्लैंग है उसमें कहता है चूहे छोड़ने वाला बॉलर, जो हल्की हल्की पेस से बॉल करते हैं। तो ये वो वाले बॉलर थे ओमान के, इनके लिए ना आपको 2-3 ओवर खेलने पड़ते हैं, उसके बाद आप इस पेस से एडजस्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह के बॉलर भी नहीं होते। तो जब ये ऐसी टीमें सामने आती है ना, तो आपको एक ओवर देखने चाहिए, उसने बगैर सोचे समझे निकल के, नथिंग शॉट, ना वहाँ पे कोई टांग थी, ना उसकी बॉडी की कोई पोजीशन थी, और आउट होके तो वो जहाज से बाहर बैठ गया। तो ये वो चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि आप मेंटली क्लियर ही नहीं है, आप मतलब कंफ्यूज्ड हैं। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप इस तरह के माइंडसेट के बंदे को आप इतनी प्रेफरेंसेस दें, बट इट इज नॉट फॉर मी। मेरा तो ये ओपिनियन है, मर्जी तो उनकी है जिन्होंने करना है। एग्जैक्टली। अच्छा, और जो नंबर का हेर फेर है पीसीबी वालों को, मैं उनको थोड़ा अगर स्टैट्स सुना तो सहूलत हो जाएगी। मोहम्मद हारिस की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, अभी 2 मैच उन्होंने खेले, उनमें 9 रन उन्होंने बनाए हैं। इससे पहले चैंपियंस कप में उन्हें 5 मैच खेले, 113 रन वो बना पाए। उससे पहले वो डार्वन गए, वहाँ 3 मैच उन्होंने खेले, सिर्फ 66 रन उनसे बन पाए कुल मिला के।
तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर इस बात को एंडोर्स किया जा सके कि मोहम्मद हारिस को ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल इस तरह। अच्छा, जिस तरह से सलमान भट्ट साहब कह रहे हैं कि मेंटली क्लियर नजर नहीं आए, वो उन्हें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये पीसीबी के मामला भी इस तरह। भट्ट साहब, एक लास्टली आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुलतवी कर दी गई, आपने अभी मेंशन किया कि वहां पर स्कूल लेवल पे भी इंडिया में 3 डे क्रिकेट खेली जाती है, प्रॉपर पाथवे के थ्रू आते हैं, फिर जाकर गेम अवेयरनेस आती है, माइंड क्लियर होता है। तो ये जानना चाहूंगा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को मुलतवी करना, और अगर कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट ट्रॉफी के लिए आप तैयार रहिएगा, तो ये कोई मैकेनिज्म पीछे तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई गेम प्लान नजर नहीं आ रहा, मैनेजमेंट भी क्लियर नहीं है, इस पे क्या कमेंट करेंगे भट्ट साहब? जी देखिए, ऑब्वियसली ये वो चीजें हैं जो पहले से क्लियर होनी चाहिए। प्लेयर्स के आगे एक रोड मैप होना चाहिए। आप प्लेयर्स को कैसे प्रोफेशनल बनाएंगे? मुझे बताएं, जब उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने किस टीम से खेलना है, किस ग्राउंड में खेलना है, किस ऑपोजिशन को किस सेट ऑफ बॉलिंग के खिलाफ प्रेपरेशन करनी है, तो उनकी तैयारी किस तरह जो है वो प्रोफेशनल स्टेटस कैरी कर सकती है। यानी आपको नहीं पता कि जो टूर्नामेंट होना है हफ्ते बाद या सुबह, वो लाहौर से खेलेंगे या नेशनल बैंक से खेलेंगे या स्टेट बैंक से खेलेंगे या गनी क्लास से खेलेंगे या पिंडी से खेलेंगे। प्लेयर्स को कुछ पता नहीं है। सुबह आने वाली ट्रॉफी में कोच कौन से तैयार होंगे, आपके साथ रीजन के होंगे या आपके साथ डिपार्टमेंट के होंगे, ठीक है। आप किस ग्राउंड में मैच खेल रहे होंगे, उसकी कंडीशन क्या है, आपकी अपोजिशन की बॉलिंग क्या है। यू आर नॉट लेटिंग पीपल नो व्हाट इज कमिंग देयर वे, बिकॉज आपको खुद नहीं मालूम, ठीक है। क्योंकि आपका प्लान जो बना हुआ है, आई डोंट नो कि जो इन्होंने पिरामिड बना के दिखाया था कि जी हम ये कराएंगे ये कराएंगे ये कराएंगे, शायद अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इट इज टू मच एंड ऑल ऑफ इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रीजनिंग है। अंडर 19 शुरू हुई, वो रुक गई, पहले मैच से पहले ही वो रुक गई, अब ये ट्रॉफी है, इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो खुदा जाने क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते इस पे। ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अजहर खान साहब से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि जो कैलेंडर एयर जो है वो अनाउंस होने के बाद क्या माजी में भी इस तरह की तब्दीलियां होती दिखाई दी या अब आकर इसमें कुछ तब्दीलियां देखने में आ रही। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीसीबी मैनेजमेंट के हवाले से। कोई माइंड क्लियर हमें प्लेयर का तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैनेजमेंट भी बैकएंड में नजर नहीं आ रहा। अजहर खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह सलमान भट्ट साहब भी कहे थे कि ये सारी चीजें जो हैं ये पहले तय होने वाली हैं, क्या लगता है आपको? आपके नज़दीक देखें ना, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को मुलतवी किया जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है, सहारा ये लिया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है स्टेडियम्स की, हमारे पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी तो है ना। आप चले जाएं, अगर आपने खिलानी क्रिकेट गुजरावाला चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, इन स्टेडियम को यूटिलाइज करें, ये भी हमारे स्टेडियम है। क्या ख्याल है, ये फैसला दुरुस्त है कि इसको मुलतवी कर दिया जाए या जो दीगर स्टेडियम्स हैं उनकी भी रौनकें बहाल की जाए? देखिए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और मैं ये कहूँगा कि ये भट्ट साहब अगर मौजूद थे जब चेयरमैन साहब के साथ एक एक्स फॉर्मर क्रिकेटर की मीटिंग हुई थी, तो इसमें ना मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि मिड ऑफ नवंबर में ना आपका लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और पिंडी और इस्लामाबाद और कोयटा, यहाँ पर आपकी क्रिकेट नहीं होती, आपकी सारी क्रिकेट साउथ में चली जाती है। तो जब साउथ में जाती है तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 स्टेडियम जो है ना, क्रिकेट ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है। ना आपका नया स्टेडियम हैदराबाद तैयार है और ना आपका वो लाड़काना का जो स्टेडियम है जिस पर बड़े पैसे लगे थे, मगर वो भी बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि खत्म हुआ वो स्टेडियम, वहाँ पर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होती। तो अब अगर आपने ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को और डिले कर दिया और ये अगर चली गई नवंबर के शुरू में, तो आई एम टेलिंग यू कि स्मॉग और फॉग की वजह से लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और ये मुल्तान साइड पर आप फिर मैचेस नहीं खेल सकेंगे। देन यू विल बी स्ट्रगलिंग टू यू नो गिव अ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट टू योर प्लेयर्स ओवर देयर। अब हमारे जमाने में क्या था कि वी वर नॉट बॉदर्ड कि ये स्मॉग नहीं होती थी, मगर फॉग होती थी और शदीद ठंड होती थी, मगर यहाँ पर कभी मैचेस बंद नहीं हुए थे, हमेशा मैचेस जो थे वो होते रहते थे। हालांकि सूरज अगर नहीं भी निकलता था तो घंटा 1.5 घंटा मैच लेट शुरू हो गया, बट वी वर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। आपको वहाँ पर खेलना पड़ता था, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली इन्वॉल्व होते हैं ना अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर आपको खेलना पड़ता है। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि
पीसीबी की क्या पॉलिसी है, और ये मिड ऑफ नवंबर में ये अगर काजिम ट्रॉफी पीसीबी की क्या पॉलिसी है, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। जैसे साहब ने भी बताया कि ये सारी चीज़ें एक आम शख्स को, आप तो माशाल्लाह से क्रिकेट खेलने में सारी सूरत, लेकिन बीइंग अ क्रिकेट फैन ये हमें पता है ये सारी सूरत हाल का, लेकिन पीसीबी में जो लोग बैठे हुए हैं बड़े अपनी तरफ से क्रिएटिव बने हुए। राजा साहब ने मैं ज्वाइन किया। राजा साहब, आपको वैसे अंदर की खबरें होती हैं, कौन लोग हैं ऐसे ये जो चला रहे हैं पीसीबी मामलात? क्योंकि नकवी साहब तो दीगर उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उस तरह से ध्यान दे नहीं पा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, ना वो ओहदा छोड़ने को तैयार हैं। तो आपके नज़दीक कौन ये पीछे बैकएंड पे फैसले कर रहा है कि जनाब कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को मुलतवी कर दिया जाए? स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। देखिए, शुक्रिया। बात ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले जब भी बात अजहर खान साहब कर रहे थे ना कि ये जो अभी ये गुजरावाला में देखे हुई है ना, आपने प्रोग्राम भी किया था पंजाब में, वहां पर प्रेसिडेंट कप के मैचेस वहां पे हो गए। ये पहले क्यों एक्सप्लोर नहीं हुआ? क्यों? एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो उन्होंने इसको सारा ठीक किया, फिर आप वहां पे चल पड़े। ये भेड़चाल है। अब ये है, जितनी इन्वेस्टमेंट देखें, एक वो जूनियर सुपर लीग कराई थी, उस पर 1 अरब रुपया लग गया, तो आप आपके नजदीक ही है ये जो शेखुपुरा है, इसको अपग्रेड कर देते और डिस्पैरिटी होती। ये ट्रैवलिंग में, पिच टू पिच में बड़ा फर्क होता है। गुजरावाला की विकेट और है, हैदराबाद की और है, लेकिन आपने सिर्फ कन्वर्ज कर दिया 3 शहरों तक। और इसमें बात यह है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई ना इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई इज़हार जज्जियत कर रहा हूँ, बट फैक्ट मेन दिस कि जो मतबराना पोजीशनें हैं इस वक्त, बड़े बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट, उनको चाहिए कि चेयरमैन साहब को बताएं कि सर इस तरह जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, और इस तरह ही होना चाहिए। जैसे कि अब जब नवंबर और दिसंबर आ जाएगा तो पूरा पंजाब जो है वो फॉग की लपेट में आ जाएगा, और यहाँ पर मैच ना करवाने वाले कहेंगे कि मैच नहीं कराना, चलो जी अब कराची चलो, चलो चलो कराची चलो। अब कराची के अंदर एक विकेट है, एक स्टेडियम है, एक पब्लिक है, वो कितनी देर वो बोगस किस्म के मैचेस देखेंगे वहां पे, जिनमें कोई थ्रिल नहीं है, कोई नोवेल्टी नहीं है। ये तो आपको एक लोकल, अब बड़े बड़े जो शहर है जिनकी आबादी फैसलाबाद की तरह करोड़ों में है, वहां पर आपको शिफ्ट करने पड़ेगा। बहावलपुर में क्यों नहीं चले जाते? वो टेस्ट सेंटर है हमारा, वहां पे लोकल पब्लिसिटी करे कि कायदम ट्रॉफी के मैचेज यहाँ पे हो रहे हैं ताकि हलाशेरी मिले। अब मुझे ये पता चला कि पहले डिपार्टमेंटल कायदम ट्रॉफी हो रही है, गुड, अच्छी बात है, उसमें बड़े स्टार होंगे, तो ये मजे लेने चाहिए हर किसी भी क्रिकेट में। और इसमें ये बताना चाहिए चेयरमैन साहब को कि जनाब आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं है, हमारी सारी उम्र क्रिकेट में गुजर गई है, हमने वहां मैच कराने हैं, वहां पे आप प्लीज ऑपरेशन। लेकिन राजा साहब, नकवी साहब को दीगर तरमीम से फुर्सत मिले तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी देख पाए ना। वो फिलहाल उनकी मसरूफियात उधर हैं, जब तक उधर मसरूफियात उनकी कम नहीं होती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बेहतरी है ना वो उनके बलबूते पे नहीं हो सकती। बैकएंड पे जो भी उन्होंने अपने सिपाही खड़ी किए हुए हैं, अब वो जो फैसले कर रहे हैं, उनके फैसले जो क्रिकेट को नुकसान हो रहा है वो हमारे सामने है। जी अहमद साहब। अच्छा, माशाल्लाह आपने बड़े एक मुझे इजाजत दे, एक बात जी जी विद इन अ मिनट। आपने भी इतने प्रोग्राम करी, आपका तजर्बा कराना मुशायद हमसे काम नहीं है। बात यह है कि चेयरमैन साहब तो इस्लामाबाद से आते हैं, वो मनपसंद होते हैं प्रेसिडेंट साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो सबको पता है। बाकी लोग हैं, इन पे ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइन ऑफ योर डिस्कशन एंड योर सजेशंस, मेरे ख्याल में उनको इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए और जल्दी जल्दी फर्स्ट क्लास के मैचेस कराने चाहिए ताकि प्लेयरों को मौका मिले दुनिया मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जाके खेलने का, जो कि टेस्ट सेंटर्स हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ठीक है। या इसमें गुज़श्ता दिनों आपने सुना होगा कि जो पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल थे उस्मान वाला साहब, उनके भी इस्तीफे की बातें आ रही थी। तो अब मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक के ऊपर ही बात होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब अगर खुद से इतने मसरूफ़ हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, तो या तो राइट लोगों को अपॉइंट कर दें, या जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी करे ताकि ये काम आगे बढ़े। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के बारे में अगर हम देखें तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी अब तक यूँ समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसका सबसे मोतबर किस्म का टूर्नामेंट है, और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का ना होना या इसका डिले होना यकीनन ये आपको तशवीश का बायस भी नज़र आता है। इसके ऊपर फिक्रमंदी भी होनी चाहिए। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 1953-54 से स्टार्ट हुई है अब तक, और इसमें जो है वो जो भी हमारी टेस्ट क्रिकेट चलती है उसका जो प्रोडक्ट आता है वो सारा कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी से ही आता है। तो यकीनन ये एक फिक्रमंदी और तशवीश की बात है कि इसको डिले किया जा रहा है। फिक्रमंदी तो है, और ये सबको है, मासवाए पीसीबी में जो बैठे लोग हैं उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट हर प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट और खेल और खिलाड़ी जो हैं वो तरक्की करते रहें, और इस तरह के लोग जो हैं उनको इससे हटाया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजहर खान साहब मौजूद थे, राजा असद साहब मौजूद थे आज की शो से।